हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस कंटिन्यू होने जा रही है, जिसमें आज हम बात करेंगे लोक सेवकों की योग्यता निर्धारण की पद्धति। तो जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से लोक सेवाओं में लोक सेवकों की नियुक्ति की जाती है, अर्थात कि लोक सेवकों को, सिविल सर्वेंट को नियुक्त करने की पद्धति कौन सी अपनाई जाती है। तो इस पर हमारी आज विशेष चर्चा होने जा रही है दोस्तों। जी हाँ, लेक्चर नंबर 9 पर हम डिस्कस करेंगे आज, और इसमें दो विशेष बातों पर फोकस करेंगे दोस्तों, जो दो विशेष विधियां हैं। एक में हम बात करेंगे लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा, जी हाँ, लिखित परीक्षा, जिसके द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती की जाती है, नियुक्त किया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे लिखित परीक्षा की, उसके बाद हम करेंगे मौखिक परीक्षा की, अर्थात इंटरव्यू की बात करेंगे। तो दोनों बातों को दोस्तों हम थोड़ा बारीकी से समझते हुए सेशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, एक विशेष बात आप ध्यान रखिए कि हमारे जितने भी सेशन हो रहे हैं, जी हाँ, ये प्लेटफॉर्म जरूर है बीए का, परंतु इसका दोस्तों ये जो सेशन होते हैं हमारे, ये इनका जो एक फिगर है दोस्तों, ये बीए के साथ ही साथ में एमए, बीकॉम, बीएससी या बीए एलएलबी वाले छात्रों के लिए भी उसी प्रकार से महत्वपूर्ण या उपयोगी हो सकती है, जिस प्रकार से बीए के थर्ड ईयर वाले स्टूडेंटों के लिए उपयोगी है। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आपके सिलेबस में बीए फर्स्ट ईयर में अगर लोक प्रशासन पढ़ाया जा रहा है, तो बिल्कुल निसंकोच होकर के आप हमारे इन सेशनों को फॉलो कर सकते हैं। ये उतने ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, शुरुआत करते हैं, शुरू करें, आगे बढ़ें। उससे पहले नए छात्रों के लिए, जो नहीं जानते हैं, उनको बता दें दोस्तों, आप लोगों के लिए यूपीएससी, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप करना चाहते हैं, तो यूपीएससी, पीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी एसएससी के एग्जाम, पुलिस, एसआई, कोई सी भी एग्जाम हो दोस्तों, अगर आप उसकी तैयारी बिल्कुल जीरो से करना चाहते हैं, तो आइए जल्दी से प्रज्ञान हिंदी प्लेटफॉर्म पर दोस्तों, वहां पर हमारे ही द्वारा सभी सेशन लिए जा रहे हैं। फिलहाल हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान पर क्लासेस हम वहां पर स्टार्ट कर चुके हैं। जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में प्रज्ञान हिंदी की लिंक है, वहां से भी आप डायरेक्ट चैनल पर आकर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी क्लासेस पूरी तरह निःशुल्क होगी, नोट्स भी पूरी तरह से निःशुल्क होगा। क्लास नोट्स आपको हैंड टू हैंड, जो आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, इसी पर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो इस टेलीग्राम को, चैनल को भी, ये प्रज्ञान हिंदी का टेलीग्राम है, इसको भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो प्रज्ञान हिंदी जीके के नाम से दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। शुरुआत करते हैं दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट 3 के अंदर टॉपिक फर्स्ट पर ही हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों अभी अभी भर्ती पर हमारी चर्चा चल रही है। भर्ती पर हमारी चर्चा चल रही है, फर्स्ट टॉपिक। और ये फर्स्ट टॉपिक का आज ये दोस्तों लास्ट सेशन होने जा रहा है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे प्रशिक्षण की अर्थात ट्रेनिंग की। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, और शुरुआत करें दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कुछ स्किप कर दिए हैं यहाँ पर, जो कि हम आपको बाद में प्रोवाइड करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर आज के टॉपिक के सारांश की, कि टॉपिक का आज का सारांश क्या है। तो अभी प्रारंभ में ही जान लीजिए कि हम आज इसके पूरे लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं, पूरी सतर्कता के साथ में, पूरी बारीकियों को साथ में लेते हुए और महत्वपूर्ण उदाहरणों का प्रयोग करते हुए हम किन किन टॉपिकों पर बात करेंगे। तो दोस्तों, दो विशेष बिंदुओं का सहारा लेकर के हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है, लोक सेवकों की भर्ती कैसे की जाती है। तो आप भी जानते हैं भाई, यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में जो हमारे लोक सेवक हैं, उनकी जो भर्ती होती, जो एग्जाम होती है, तो एक तो एग्जाम के द्वारा भर्ती होती है। तो इनकी भर्ती में दो विशेष प्रोसेस अपनाई जाती है, एक लिखित परीक्षा में के द्वारा, एक लिखित परीक्षा के द्वारा और एक मौखिक परीक्षा के द्वारा। लिखित परीक्षा जो रिटन टेस्ट होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है ना। और मौखिक परीक्षा अर्थात की इंटरव्यू इंटरव्यू है ना, जिसे हम साक्षात्कार भी कहते हैं। तो साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू, तो ये दो ही पद्धति होती है, दो ही प्रोसेस होती है, जिससे हम लोक सेवक, जिससे कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग अपने सिविल सर्विस सेवकों की भर्ती करती है।
ठीक है, तो इन्हीं को हम पूरे विस्तार से थोड़ा डिटेल में अंदर चल के समझेंगे। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आ जाइए, सबसे पहले हम कुछ सामान्य सी बातें करेंगे, उसके बाद में हम लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा पर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रत्याशियों की देखिए सामान्य तौर पर, जैसा कि मैं आपको अभी तक बता ही चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनिए कि अगर हम आमतौर पर देखें तो सभी पदों पर, चाहे वो पद सरकारी हो चाहे वो पद प्राइवेट हो, कोई सा भी पद हो, मैक्सिमम मैक्सिमम अधिकतम, तो सामान्य रूप से अगर देखें तो किसी भी पद की नियुक्ति करने के लिए, किसी भी पद पर उस अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए लिखित परीक्षा का सहारा लिया जाता है। ठीक है ना, लिखित परीक्षा का ही सहारा लिया जाता है। और भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में तो, भारत और ब्रिटेन जैसे देशों के लिए तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें परीक्षाओं के द्वारा ही सिविल सेवकों की भर्ती की जाती है ना। अब इन परीक्षाओं का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इन परीक्षाओं का उद्देश्य है सामान्य बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना। किसका? सामान्य बुद्धिमत्ता का या श्रेष्ठतर ज्ञान का परीक्षण करना। जैसे सामान्य बुद्धिमत्ता मैंने क्यों इस्तेमाल किया शब्द को? भाई सामान्य बुद्धिमत्ता का मतलब होता है कि जब सिविल सेवा के अंतर्गत, यूपीएससी के अंतर्गत प्रीलिम्स की एग्जाम आपसे ली जाती है, प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी होती है, तो उसमें प्रारंभिक परीक्षा में आपकी सामान्य बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया जाता है। और जब मुख्य परीक्षा होती है, जब मेंस होता है आपका, तो उसमें विशिष्ट ज्ञान का परीक्षण किया जाता है ना। तो इसका उद्देश्य, लिखित परीक्षा का उद्देश्य यही होता है कि आपके सामान्य ज्ञान और आपके श्रेष्ठतर ज्ञान का परीक्षण करना, पता लगाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अमेरिका जैसे देशों की दोस्तों, तो वहां पर कंडीशन कुछ अलग है। और वहां पर कंडीशन ये है कि अगर आपने लास्ट सेशन हमारा देखा होगा तो वहां पर आपने फोकस एक पॉइंट आउट किया होगा कि जब भारत और ब्रिटेन जैसे देशों की बात करते हैं तो वहां पर नियुक्ति को लेकर के, तो वहां पर एक जो है भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में, तो यहां पर शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ही आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएट है तो ही आप किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप 10th पास है तो भी दे सकते हैं, 12th पास है तो भी दे सकते हैं, ग्रेजुएट होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 60 वर्ष के हैं तो भी आप यूपी जो है वहां की संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर शैक्षणिक योग्यता को नहीं बल्कि अनुभव को दोस्तों वहां पर ज्यादा महत्व दिया जाता है ना। तो उसी अनुभव के आधार पर ही अमेरिका में जो सिविल सेवकों की नियुक्ति की जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। और वो डिफरेंट ये है कि वहां पर बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने के लिए कोई टेस्ट नहीं लिया जाता, बल्कि वहां का जो टेस्ट होता है वो एक, उसका आधार ही अलग है, आधार ही दूसरा है। और वो जो टेस्ट होता है, जो परीक्षा होती है अमेरिका जैसे देशों में, उसमें दोस्तों ये सामान्य बुद्धिमत्ता ये इनका परीक्षण नहीं करना होता, बल्कि उनको विशिष्ट योग्यता का परीक्षण करना होता है। विशिष्ट योग्यता एक नया शब्द है, विशिष्ट योग्यता का परीक्षण करना होता है। विशिष्ट योग्यता मतलब, इसका मतलब ये होता है कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट ज्ञान का होना आवश्यक है और उसी ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। जैसे हमने लास्ट में भी एग्जांपल लिया था कि मान लेते हैं कि आपको अर्थशास्त्र के फील्ड में जाना है, आपको फाइनेंशियल सेक्टर में जाना है, तो आपके पास में अर्थशास्त्र का या सांख्यिकी का नॉलेज होना कंपलसरी है। और जब आपकी परीक्षा होगी, जब आपकी परीक्षा होगी तो परीक्षा फॉर्म पे स्टार्टिंग में ही आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। आपने लिख दिया कि भाई मुझे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जाना है, तो फिर आपसे जो परीक्षा ली जाएगी ना, तो आपके पेपर में सिर्फ अर्थशास्त्र से संबंधित ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आपके पूरे पेपर में। भारत जैसे संघ लोक सेवा आयोग जैसा नहीं है कि आपसे अनलिमिटेड जितने भी सब्जेक्ट इस दुनिया के हैं सभी सब्जेक्टों को एक साथ भर के पटक दिया, स्टूडेंट को बस अनलिमिटेड सिलेबस कवर करना होता है, इसमें सबका पता होना जरूरी है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, बल्कि अमेरिका में तो एक नई पद्धति अपनाई जाती है, और वो एक डिफरेंट पद्धति, माफ करना, नई पद्धति नहीं है, डिफरेंट पद्धति है। तो वो डिफरेंट पद्धति वही है कि जिससे जिस डिपार्टमेंट का नॉलेज है वो उसी डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम देगा और उसी डिपार्टमेंट से संबंधित ही आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। ये अमेरिका की परीक्षा की विशेषता है। ठीक है, तो अब दोस्तों, अब ले दे करके हम एक ही पॉइंट पर अटक रहे हैं, परीक्षा। तो इस परीक्षा वाले पॉइंट को भी हमें समझना जरूरी है। और वो परीक्षा आप जानते हैं
भारत की अगर हम बात करें, भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत में दो प्रकार की परीक्षा होती है। कौन कौन सी होती है? लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा। लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा, ठीक है ना। तो लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में, तो लिखित परीक्षा के अंदर भी दो प्रकार की परीक्षाएं पाई जाती है। दो प्रकार की परीक्षाएं होती है। कौन कौन सी दो प्रकार की परीक्षाएं होती है दोस्तों? तो लिखित परीक्षा में भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा और निबंधात्मक परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा और निबंधात्मक परीक्षा, दो परीक्षाएं होती है। क्लियर है? दो परीक्षा, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा मोबाइल साइलेंट करना पड़ेगा यार, बहुत मैसेज आ गया। वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ज्यादा कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप भली भांति रूप से जानते हैं। जब हम बात करते हैं यूपीएससी की, भाई यूपीएससी का एग्जाम दो स्टेज पे होता है। वैसे तीन स्टेज है आपकी, प्री एग्जाम होती है, फिर मुख्य मेंस होती है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों लिखित परीक्षा में आपकी प्री और जो मेंस होता है, दोनों आपके लिखित परीक्षा के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, अर्थात कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में जो आपकी प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं, उसका उद्देश्य होता है कि आपका जो सामान्य ज्ञान है या सामान्य अभिरुचि है, उसका पता लगा लिया जाए। सामान्य ज्ञान या सामान्य अभिरुचि का, कि ये वास्तव में जो इसने फॉर्म भरा है, तो भाई ये इस फील्ड में आने लायक है भी कि नहीं है, ठीक है। तो प्रारंभिक तौर पर ही ये जांच लिया जाता है। तो जो कचरा होता है, उसको, ये कचरा जो है प्रीलिम्स के एग्जाम में ही बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। अब जो भी इसमें इंटरेस्टेड है और जिसको वास्तविक रूप से इसका ज्ञान है, जो इसके लायक लायक है, अब वही आगे आ पाता है, अर्थात मुख्य परीक्षा तक आ पाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम आप सभी जानते हैं, चार ऑप्शन में होता है, जिसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है। क्लियर है? उसके बाद बात आती है निबंधात्मक परीक्षा की। तो दोस्तों ये निबंधात्मक परीक्षा क्या है? भाई इसमें जो आपके क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको निबंध के रूप में लिखना होता है, अर्थात पूरी डिटेल में, पूरे विस्तार से लिखना होता है। और इसका उद्देश्य होता है कि कैंडिडेट का जो तार्किक ज्ञान है या उसके विषय के संबंध में जो आकलन करने की उसकी क्षमता है, उसका पता लगाया जाए, या फिर वो जो है उसकी विशेष, जो आप उसको टास्क दी गई है, जो कार्य दिया गया है, उसका विश्लेषण कैसे करेगा, उसका एनालाइज कैसे करेगा, है ना। तो ये सारी बातों का उसमें पता लगाया जाना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसको यहीं पर मुख्य परीक्षा में इससे ये अंदाजा लगा लिया जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो उसी फॉर्मेट में होते हैं। परंपरागत क्वेश्चनों से अब यूपीएससी बहुत ऊपर उठ चुकी है दोस्तों। अब इसमें इसमें तार्किकता का की एक कैंडिडेट को तार्किक समझ कितनी है, क्योंकि अगर तार्किक समझ नहीं होगी तो सिविल सेवा के इस क्षेत्र में उसका टिक पाना संभव नहीं है ना। वो जब टिक नहीं पाएंगे तो फिर घूस लेंगे, चाहे लेंगे या देंगे, सब वही चलता रहता है ना। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा ऐसा सिस्टमेटिक किया गया है कि प्रीलिम्स में जो है एक सामान्य ज्ञान का पता लगा लिया जाता है। वहां से थोड़े से, जो थोड़े तो नहीं बोलेंगे, बल्कि 80% स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं, 20% आपके फिर मेंस में बैठेंगे। तो मेंस में भी आप उनको पूरी तरह से निचोड़ लिया जाता है, ठीक है। तो पूरी तरह से एकदम क्लियर टास्क होने के बाद ही फिर उनको इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ा जाता है। तो ये दो प्रोसेस हो गई, वस्तुनिष्ठ परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तीसरी जो प्रोसेस है दोस्तों, तीसरी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है कौन सी? साक्षात्कार की, इंटरव्यू की, ठीक है ना। साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। इंटरव्यू, अब ये क्या है दोस्तों कि यहां पर देखिए कि सिर्फ प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा, इन दोनों के द्वारा किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का परीक्षण कर लेना संभव नहीं है। पूरे व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं किया जा सकता। इसीलिए थर्ड ऑप्शन में यहां पर क्या रख दिया? साक्षात्कार रख दिया, इंटरव्यू रख दिया, ताकि व्यक्ति के तार्किकता का, उसकी बुद्धि के विस्तार का पता लगाया जा सके। आपातकाल में, अर्थात कि विपरीत परिस्थितियों में वो कैसे कार्य करेगा, इसका पता लगाया जा सके। उसका जो मस्तिष्क है वो कितनी तीव्रता के साथ कार्य करता है, इसका पता लगाया जा सके। या कहें कि दोस्तों उसका मस्तिष्क कितने तुरंत निर्णय लेने की क्षमता रखता है, इसका पता लगाया जा सके। तो ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं जिसका पता इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार के दौरान लगाया जाता है। और इसी कारण से दोस्तों कैंडिडेट का साक्षात्कार लिया जाता है, कैंडिडेट का साक्षात्कार लिया जाता है। तो इससे व्यक्ति के बौद्धिक गुण का ही नहीं, बल्कि त्वरित बुद्धि, सतर्कता, बुद्धिमत्ता, शीघ्र निर्णय करने की क्षमता, इन सब का भी परीक्षण होता है। तो कभी कभी प्रत्याशी को तुरंत ही कोई समस्या सुलझाने के लिए दे दी जाती है ना। एक तरह उदाहरण समझ लीजिए इसको
कि इंटरव्यू हाल में जब इंटरव्यू हो रहा होता है तो बोर्ड के द्वारा उनको तुरंत कोई एक ऐसी टास्क दे दी जाती है जो उसको सोल्व करनी होती है, कुछ समस्या दे दी जाती है, ठीक है। तो उस समस्या को देख करके वो ये आकलन करते हैं कि कैंडिडेट किस प्रकार से उस समस्या को सुलझाता है, सुलझाते वक्त उसके हाव भाव कैसे होते हैं, किन साधनों का प्रयोग करता है वो सुलझाते वक्त, ठीक है ना, कितना समय ले रहा है, कितना खर्चा करना पड़ रहा है, तो ये सारी बातों का आकलन वो वही कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती दोस्तों, तो इंटरव्यू के माध्यम से वो इन सब का पता लगा लेते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि जिसके गुण है उसके अवगुण होना जरूरी है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी चलो अब आलोचना भी हो जाए किसकी, मौखिक परीक्षा की। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये कहेंगे, एक आलोचना के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जो साक्षात्कार की प्रणाली है पूरी तरह से सही हम इसको नहीं बोलेंगे। कारण क्या है कि जैसे परेशानी, जैसे कि जो कैंडिडेट होते हैं वो जब एग्जाम इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो उनके लिए एकदम कृत्रिम माहौल होता है। कृत्रिम माहौल मतलब क्या, एकदम बनावटी माहौल होता है, एकदम नया माहौल होता है ना। तो एकदम नए लोगों के सामने नए माहौल में बैठ करके उनको इंटरव्यू देना, तो ऐसे वातावरण में कैंडिडेट घबरा सा जाता है, घबरा जाता, परेशान हो जाता है। तो जब व्यक्ति घबरा जाता है तो वो अपने आप को 100% एक्सप्लेन नहीं कर पाता, घबराहट में बोलना क्या चाहता है निकल कुछ और जाता है। तो ऐसे में साक्षात्कार का जो है पूरा जो जितना होना चाहिए उसके माध्यम से परीक्षण नहीं हो पाता है कैंडिडेट का, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आंशिक रूप से ही सत्य माना जा सकता है किसको, साक्षात्कार को, ठीक है ना, आंशिक रूप से ही सत्य माना जा सकता है। तो अधिक से अधिक ये प्रणाली क्या करती है, व्यक्ति के बाहरी गुणों का परीक्षण करती है। बाहरी गुणों का कैसे, जैसे कि दोस्तों जो भाषण देने में एक्सपर्ट होगा ना वो इंटरव्यू से बिल्कुल नहीं घबराएगा, फटाफट बोलेगा, फटाफट इंटरव्यू देगा, ठीक है ना। जो 100 200 1000 2000 10,000 20,000 लोगों के सामने एकदम कॉन्फिडेंस से बोल सकता हो तो वो इंटरव्यू में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा, है ना। तो इसका पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति में ये क्वालिटी है या नहीं है, स्पीकिंग क्वालिटी है या नहीं है ना, इंटरव्यू के माध्यम से। ये एक सामान्य योग्यता के बारे में भी इंटरव्यू के द्वारा पता लगाया जा सकता है। ये थी इसकी आलोचना, ठीक है ना। तो एक छोटा सा स्लाइड में आपके लिए लेकर आया था जिसमें कि आप थोड़े से इसके जो है नकारात्मक पक्षों को भी देख सके। हो सकता है एग्जाम में आपके आ जाए कि जो हमारी पद्धति अपनाई जा रही है साक्षात्कार की आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो भाई आपको पूरा वर्णन करना पड़ेगा, उसके बाद में ये चंद लाइनों की जो आलोचना है इसको भी अगर आप उसमें डाल देंगे फॉर्मेट में तो आपका आंसर एकदम इफेक्टिव हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, मजा आएगा, एग्जामिनर को भी चेक करने में मजा आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ में दोस्तों इसी के साथ में अब सेकंड जो हमारा नेक्स्ट जो सेशन होने जा रहा है वो होगा दोस्तों हमारा यूनिट 3 का सेकंड पॉइंट, सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा ट्रेनिंग अर्थात प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण पर हमारे नेक्स्ट सेशन में चर्चा होगी, ठीक है। बने रहें इसी प्रकार से दोस्तों, अपने ना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का सहयोग बनता है, आप लोगों की कमेंट आती है और काफी कुछ हमें भी आप लोगों से सीखने को मिलता है दोस्तों। और बहुत जल्द काफी ज्यादा आप लोगों के द्वारा हमारे सेशन पसंद किए जा रहे हैं। तो बस आप लोगों का इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं हमारे सेशनों को और इसी प्रकार से करते रहेंगे। और बस आप लोगों के लिए भी हम इसी प्रकार से ये इस प्रकार से पसीना बहाते रहेंगे, चलता रहेगा अपना ये कारवां, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा बिल्कुल निशुल्क रूप से। बस उम्मीद करते हैं और हमारा एम्बिशन ही यह है कि हर एक जरूरतमंद स्टूडेंट जो कि एक दुर्गम क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं या जहां पर ज्यादा इतनी मतलब थोड़ा सा ज्यादा एक एजुकेशन जो स्ट्रक्चर है वो पहुंच नहीं पा रहा है या किसी अन्य कारण से कोई छात्र कोचिंग क्लासेस या कॉलेज भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हमारा ये एक छोटा सा प्रयास है ताकि वो घर बैठकर भी इस शिक्षा की वंचितता के इस चक्रव्यूह में ना फंसे और आसानी से दोस्तों इनको समझते हुए आगे बढ़े। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के बस यही विनम्र निवेदन करता हूं कि हर जरूरतमंद छात्र तक ये सेशन हमारे पहुंचना चाहिए, हर जरूरतमंद छात्र तक, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अलविदा करते हैं। इसी के साथ में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बहुत जल्दी कंटिन्यूसली सेशन चलने वाले हैं। लेकिन जो नए छात्र हैं वो फिर से देख ले दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
दोस्तों अगर आप हमारे साथ परमानेंट जुड़ना चाहते हैं इसी निशुल्क रूप से, तो जल्दी से टेलीग्राम सेशन को, लोधाजी क्लासेस के टेलीग्राम सेशन को ज्वाइन करें, जल्दी से ज्वाइन करें इसको। सभी नोट्स, सभी नोटिफिकेशन आपको इसी टेलीग्राम सेशन पर ही प्राप्त होते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।